सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है सब सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में जो है इसके कुछ छोटे पार्ट्स भी होते हैं या छोटे जो है सेक्टर्स भी होते हैं जो इंडस्ट्री सेक्टर को क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ क्रॉप का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में नहीं आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशरीज भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। तो उसी तरीके से इंडस्ट्रीज के क्या क्या सब सेक्टर हैं ये हम लोग जो है इसमें देखने वाले हैं। We need to look at the subsector of industrial sector if we are to understand how production and employment can be increased। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट अगर दोनों को बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, तो इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो सब सेक्टर हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देखना पड़ेगा। अगर उसमें हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। Industry requires electricity, gas, water supply, mining and manufacturing facility to produce goods। कोई भी इंडस्ट्री जो होती है उसको क्या क्या चीजों की मेनली जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, गैस की जरूरत पड़ती है, वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, माइनिंग की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो गुड्स का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। So, manufacturing is a process in which raw material are physically and chemically transformed into new products। तो मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली और केमिकली जो है उसको ट्रांसफॉर्म करके जो है नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकली एंड केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सेक्टर का सबसे बड़ा जो सेक्टर है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब सेक्टर है वो क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग ही है। In 2009-10, manufacturing contributed 60% of the GDP and employed around 5 करोड़ वर्कर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है ना, ये 2009-10 में जो है अगर भारत सरकार 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 16 रुपए कहां से कमाता था, इसी मैन्युफैक्चरिंग से कमाता था। और 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जो हमारा पड़ोसी देश है चीन, आज दुनिया का सेकेंड पावरफुल कंट्री जो है बनकर बैठा हुआ है। नहीं तो इंडिया और चाइना लगभग एक ही समय जो है क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। बल्कि ये कहा जाए कि स्टार्टिंग में इंडिया जो है चाइना से बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपने यहां जो है मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। और वहां पर खैर आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो इसके कारण से भी है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट रीजन फॉर चाइना सुपर पावर इज मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने जो है हर चीज की जो है मैन्युफैक्चरिंग अपने यहां स्टार्ट कर दी, जिसके कारण से बाहर के जितने भी कंपनीज हैं, चाहे अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, यूरोप के कोई भी देश की कंट्री हो, वो अपना एक ना एक प्लांट जो है चाइना में जो है सेटअप किया, जिसके कारण से वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहां के मार्केट में पैसा गया, जिसके कारण से देखते ही देखते जो है साथ ही साथ इंडिया के साथ इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री आज दुनिया का जो है सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज करता है। और आने वाले समय में कुछ सालों में जो है इसी के दम पर जो है चाइना क्या बन जाएगा, यूएसए को भी सरप्लस या सरपास जो है कर जाएगा। ठीक है, तो कितना पावरफुल है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप इससे समझ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द फाउंडेशन ऑफ अ बैलेंस्ड इकोनॉमी। अगर कोई इकोनॉमी जो बैलेंस्ड है किसी भी कंट्री की, वो बैलेंस्ड इकोनॉमी तभी मतलब मानी जाती है जब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्या हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा हो। इट वॉज अ प्राइम फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में जो है सबसे बड़ा डेवलप होने का कारण जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ही है। Historically, all developed countries focused on developing their manufacturing sector. Growth in manufacturing catalyzes demand in other sector। अब देखो जितने भी कंट्रीज जिसको आज हम लोग डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, तो उन्होंने आज से कई साल पहले अपने यहाँ जो है क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही क्या है बहुत ज्यादा जो है फोकस किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है डेवलप किया है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो या चीन हो। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब ग्रोथ होता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे मान लो एक बाइक बनाना है, तो क्या बाइक बनाने के लिए सिर्फ लोहे की जरूरत पड़ती है और लोहे से बाइक बन जाता है क्या? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, रबर की जरूरत पड़ती है, मेटल की जरूरत पड़ती है, ग्लास की जरूरत पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब इंप्रूव होता है या उसमें डेवलपमेंट होता है ना, तो उससे जो है बहुत सारे छोटे छोटे अदर सेक्टर्स को भी क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है।
ठीक है, और यही बूस्ट जो होता है वो क्या करता है, कंट्री को जो है आगे लेकर जाता है। Goods from the manufacturing sector fulfill many of our life needs. So the objective of manufacturing sector is to find the appropriate technology to mass produce goods and ensure that these goods are available to everyone in the market. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो है मतलब मेन एम क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है हम क्या कर सके, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है प्रोडक्शन कर सके, मास प्रोडक्शन कर सके गुड्स का, और ये इंश्योर कर सके कि मार्केट में लोगों की जो डिमांड है उसको हम क्या कर सके, इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर जो है उसको फुलफिल कर सके। यहां पर आप एक चार्ट देख सकते हैं, बार ग्राफ ऑफ स्टील प्रोडक्शन। स्टील का प्रोडक्शन जो है कैसे ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर जो है हमने क्या क्या है स्टील के प्रोडक्शन में जो है जंप किया है। जहां पर हम लोग 2007-8 में जो है कितना टन का प्रोडक्शन करते थे, लगभग 51-52 लाख टन का प्रोडक्शन करते थे। 2008-9 में ये बढ़कर अप्रॉक्स 60 के आसपास हो गया, 2009-10 में 63-64 हो गया, उसके बाद 2010-11 में 70 लाख टन हो गया, 2011-12 में 70 प्लस हो गया। तो इस तरीके से स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है किस तरीके से बूस्ट देखने को मिल रहा है, ये आप बार ग्राफ से समझ सकते हैं। बेसिक मेटल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल आर इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब हर कंट्री के ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां के लोग, वहां के डिमांड, वहां के कल्चर के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है हो सकते हैं। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है किस कंट्री में ज्यादा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां के लोग कैसे हैं। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है या इंडस्ट्रीज हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा है, एक तो मेटल वाला सेक्टर है, दूसरा फूड प्रोसेसिंग वाला है, और तीसरा क्या है, टेक्सटाइल है। अगर आप सार्क इंडिया देखते होंगे, ठीक है, या सार्क टैंक इंडिया देखते होंगे, तो उसमें में मैक्सिमम जितने भी पिचेस आती हैं वो इसी से रिलेटेड होती हैं, या तो फूड प्रोसेसिंग से होती हैं या तो टेक्सटाइल वगैरह से जो है क्या होती है, रिलेटेड होती है, क्योंकि इंडिया के लोग इसी में खुश हैं, उनको इससे बाहर का कुछ सोचना ही नहीं। इसीलिए हम आज जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं और चाइना हमसे फार अवे आगे बढ़ गया है, ठीक है। Iron and steel is a core industry with steel production indicating the manufacturing capability of a country। वहीं पर अगर हम देखें आयरन और स्टील जो है ये हमारा कोर इंडस्ट्री है, हर कंट्री का कोर इंडस्ट्री होता है। तो हमारे यहाँ जो है लगभग 7 से 8 इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर इंडस्ट्री कहा है, और ये कोर इंडस्ट्री जो होती हैं यही क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाउंडेशन है। द फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द बिगेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हमारे इंडिया में देखें तो जो फूड प्रोसेसिंग है और जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये दोनों इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को क्या प्रोवाइड करती हैं, इंप्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करती हैं। The textile industries is an example of an important manufacturing industry where India is self-reliant for all the requirements from raw material to machinery to finished product। और अगर देखा जाए तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर जो है हम क्या है, हमारे जो इंडिया है वो क्या है, हमारा सेल्फ रिलायंट है, मतलब हम किसी दूसरे पर टेक्सटाइल के लिए डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लग्जरियस चीजें चाहिए तो हम बाहर से, अमेरिका से, यूरोप से कोई कपड़ा या कोई सामान मंगा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लोगों के जितनी डिमांड है टेक्सटाइल की, उतनी डिमांड को हम फुलफिल करने के कैपेबल हैं, उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमने काफी प्रोग्रेस कर लिया है, और क्योंकि हमारे पड़ोसी जो बांग्लादेश है वहां पर भी जो है क्या होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर रहा है। तो इसी कारण से हमारे इंडिया में भी जो है अहमदाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ये सारे रीजन ऐसे जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है क्या होती हैं। अब देखिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री ऐसे जो बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा तो एक डेटा दिया है, देखिए 2007-8 में उस समय 15 लाख लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, कौन सा, आपका फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग में जो है देखो सिर्फ ये नहीं आता है खाना पीना, उसमें आपका चिप्स भी आ गया, इसमें आपका किसी चीज का प्रोडक्शन भी आ गया, ठीक है, जैसे लेस वगैरह हो गए या बिस्किट वगैरह का प्रोडक्शन हो गया, ये सब जो है फूड प्रोसेसिंग के अंदर ही आती हैं। जैसे शक्कर का प्रोडक्शन हो गया, ये भी फूड प्रोसेसिंग हो गया, आपका गुड़ का प्रोडक्शन हो गया, आटा का प्रोडक्शन हो गया, ये सब जो है क्या है, हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही है।
तो 2007-8 में ये जो इंडस्ट्री है ये 15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था। वहीं पर 2008-9 में देखिए 15.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो दो इंडस्ट्री हैं, कौन कौन सी, एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा जो है हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ होने का रीजन क्या है, क्योंकि सिंस हमारा जो इंडिया है यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो एग्रीकल्चर जब बहुत ज्यादा होता है तो बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी होता है। सिर्फ धान का प्रोडक्शन होता है ऐसा नहीं है। अगर आप यूपी जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, यूपी में सब्जी भाजी का सबसे ज्यादा होता है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज सेटअप हैं जो इस रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करती हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हैं और इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी क्या करती हैं, उसको बेचती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग 1 केजी गेहूं को अगर खरीदने जाते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो लगभग ये हमें 25 रुपए या 20 रुपए के आसपास जो है मान लेते हैं कि 20 से 25 रुपए पर केजी हमको मिल जाएगा। ठीक, इसी 1 केजी से अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं या फूड प्रोसेसिंग कोई सेटअप करते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, इसी से हम आटा बना सकते हैं। ठीक, और जब आटा बनाएंगे तो क्या 1 किलो आटा की कीमत जो है वो 20-25 रुपए होगा, नहीं, ये इसकी कीमत बढ़कर ये 40-50 रुपए हो जाएगी। और इसी आटा से अगर आप ब्रेड बना देते हैं तो अब 1 किलो आटा से आप जो है क्या कर सकते हैं, 100+ रुपीस का जो है ब्रेड जो है क्या कर सकते हैं, इसमें बना के जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री सेटअप करनी है और रॉ मटेरियल से देखो, जहां पर आप 20 से 25 रुपए में खरीद रहे थे, उससे आप इंडस्ट्री के हेल्प से उससे 3 गुना 4 गुना जो है क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में जो है फूड इंडस्ट्री जो है काफी ज्यादा क्या करती है, ग्रोथ करती है। ठीक है, अब यहां पर इसी डेटा को फिर से देख सकते हैं, बार डायग्राम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फूड इंडस्ट्री, जो ऊपर हमने पढ़ा, टेबल पढ़ा, उसी को ये बार ग्राफ में जो है बनाकर हमको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर अगला है टॉपिक है हमारा चैलेंजेस फेसिंग द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। अब देखो हर सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है रहते ही हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे लेबर को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे गवर्नमेंट के रूल्स को लेकर प्रॉब्लम हो, हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस जो है रहती ही हैं। तो हमारे इंडिया में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उसी चैलेंजेस को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फिर कैसे इसको दूर किया जा सकता है उस पर भी जो है हम बात करेंगे। Producing goods in a factory requires machinery, electricity, various chemical and other raw material. अगर आपको कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो एक फैक्ट्री में आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उस मशीनों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, प्लस उसमें केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी और भी बहुत सारे छोटे मोटे जो है रॉ मटेरियल की जरूरत जो है पड़ती है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन सम इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल वेस्टेज दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। अब बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्रोडक्शन के समय जो है, जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी खराब चीज बचा, इंडस्ट्रियल जिसको हम लोग वेस्ट बोल सकते हैं, चाहे वो केमिकल वेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, उसको क्या करते हैं, इन्वायरमेंट पे जो है डायरेक्टली छोड़ देते हैं। जैसे फैक्ट्री में जो है क्या होता है, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं होता है, जो स्मोक होता है, ठीक है, जो स्मोक होता है उसको बिना फिल्टर के सीधा इन्वायरमेंट में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब भी किसी भी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रहते हैं और फिर यही सब चीजें आगे चलकर इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन वगैरह कराती हैं, बहुत सारे पॉल्यूशन करवाती हैं। तो ये सब इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इनका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये जो डिस्चार्ज होता है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, उसको बिना ट्रीटमेंट के क्या करते हैं, सीधा इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। उसी तरीके से आपने दिल्ली में यमुना रिवर के बारे में सुना होगा कि यमुना रिवर में भी बहुत सारे फैक्ट्रीज के जो लोग हैं क्या करते हैं, वेस्ट को सीधा यमुना रिवर में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, डाल देते हैं। Dust, smoke and polluted water discharges from the factories increase soil, water and air pollution। और इस इंडस्ट्रीज से निकलने वाले डस्ट से, स्मोक से सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। दिस पोल्यूशन अफेक्ट्स क्रॉप एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द पीपल, जिसके कारण से, इसी सब पोल्यूशन के कारण से क्रॉप भी क्या होता है, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत सारे जो है क्या होते हैं, डैमेजेस होते हैं, कॉजिंग वेरियस इलनेस, बहुत सारे अस्थमा हो गया, सर्दी खांसी बुखार, ये सब चीजें इसी पोल्यूशन के कारण होती है। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज लगाकर देखेंगे तो दिल्ली में जो है, जो पोल्यूशन है,
हमारी इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कमेंट है, ये उनका कमेंट है कि मैं आधा घंटे या 1 घंटे दिल्ली में टहलने गया सुबह तो मेरी तबीयत खराब हो गई करके। तो सोचो, नई दिल्ली जो हमारे इंडिया का कैपिटल है, वहां इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो बाकी जगह की जो है क्या स्थिति होगी। दुनिया में अगर हम देखें टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ना, तो उसमें से आधे से ज्यादा हमारे इंडिया के ही निकलेंगे। ठीक है। फैक्ट्रीज शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एमिटिंग वेस्ट दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। हमारे यहाँ ये जो है गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा फैक्ट्रीज को कि आप कोई भी जो वेस्ट चीज जो बन रहा है या फैक्ट्री से जो निकल रहा है, उसको आप डायरेक्ट में जो है इन्वायरमेंट में मत छोड़िए। उसको आप उसको पहले क्या करिए, प्रॉपर ट्रीट करिए उसका, ताकि कम से कम जो है पॉल्यूट चीज इन्वायरमेंट में जाए। But regulations to control waste discharge either don't exist or are not observed or implemented। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है फैक्ट्रीज के लिए। वहां पर आप डायरेक्ट जो है ऐसे इन्वायरमेंट में किसी भी डिस्चार्ज को नहीं छोड़ सकते या किसी भी वेस्ट को डायरेक्टली नहीं डाल सकते। वहां पर स्ट्रिक्ट रूल है, फाइन है। लेकिन हमारे इंडिया में इस तरीके का कोई भी लॉ जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर कहीं पर लॉ है तो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट जो है नहीं होता है, जिसके कारण से बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं। जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी भी सुना होगा, या आप नहीं जानते तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि फैक्ट्री में किस तरीके से जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वहां से लीकेज हुआ, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए थे, उस समय मर गए थे। फैक्ट्री के मालिक पर कोई जो है एक्शन जो है नहीं हुआ, वो छूट गया। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत डीपली कंसर्न वाले हैं। अभी रिसेंट 2025 में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन चैलेंजेस को हम लोग देखेंगे। पहला चैलेंज हमने क्या देखा कि फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको जो है इंडस्ट्री वाले बिना ट्रीटमेंट के क्या करते हैं, या तो रिवर में, या तो सीधा एयर में, या तो सीधा सॉइल में क्या करते हैं, डाल देते हैं। जिसके कारण से अगर वो सॉइल में गया तो उस जगह के सॉइल को बैरन बना देगा, बंजर बना देगा, वहां पर कोई पेड़ पौधा उगेगा नहीं। पानी में गया तो पानी को पॉल्यूट करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, एयर में गया तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ग्रोथ तो करना है। इंडस्ट्री सेक्टर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हुए भी चलना है। अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, इस पर्पज से अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखेंगे तो ये आने वाले जनरेशन के लिए क्या होगा, बहुत खतरनाक चीज जो है होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर वहां पर हम देखेंगे कि और क्या क्या चैलेंजेस जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको देखने को मिलते हैं, उसकी बात करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।